अस्सलामुअलैकुम, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय भारत, जय संविधान। मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दाखिल की है नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, उस पे मैं जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं कि अब मरकज पर नाटक करने वाले, झूठ फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी, मेरे देश के 138 करोड़ देशवासी घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखे हुए होंगे, मेडिकल स्टाफ का सम्मान करते हुए आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। यही वक्त की जरूरत है और ऐसा हम सबको करना है, ये मेरी गुजारिश भी है। आज मैं कुछ कागजों के साथ आपके सामने आया हूं। ये मैं कुछ कागज लेकर के आया हूं। ये जो कॉपी देख रहे हैं, ये वो कॉपी है पिटीशन की, वो फाइल है ये जो आज पीस पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि ये जानकारी हमारे देश भर के लोगों को भी पहुंचेगी और लोगों को ये पता चल जाएगा कि देखिए, आज समय है सच्चाई के साथ खड़े होकर के इंसाफ के लिए संघर्ष करने का, देश को बचाने का, राष्ट्र आपदा में देश के साथ खड़े रहने का। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मैं बता दूं कि हम आखिरी लड़ाई, आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे अपनी लड़ाई को। तो मैं अब जानकारी को शुरू कर रहा हूं जो आज का पूरा प्रकरण रहा, क्योंकि लगातार हमारे चाहने वाले और कौम मिल्लत की और देश की फिक्र रखने वाले लोग लगातार पूछ रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले थे, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का, क्या प्रक्रिया रही, वो हमें बताइए। तो आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा आज का पूरा कार्यक्रम रहा, वो मैं आपको डिटेल में चर्चा करनी चाहता हूं। और ये मैं कागज लेकर के आपके सामने आया हूं, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारी वीडियो को कट करके पेस्ट करके कहते हैं कि ऐसे ही बोल दिया, कुछ नहीं किया। क्योंकि आरएसएस का ये एजेंडा है कि जब देश की बात हो, भाईचारे की बात हो, तो उसको गुमराह कर दो, जनता से विश्वास को खत्म कर दो। तो मैं ये लेकर के आया हूं और मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं ये फाइल नंबर भी मैं दे दूंगा, जो चेक करते रहना बीजेपी के लोगों। और लेकिन अब हम नफरत फैलाने नहीं देंगे। ये मेरे पास वो पिटीशन की कॉपी है जो आज हमने फाइल की है। और क्यों फाइल की है, ये भी एक विषय है। आज पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब साहब ने यह तय किया कि पीस पार्टी का मकसद भाईचारा, इंसाफ के लिए संघर्ष करना है, तो उसको बरकरार रखा जाए और अपनी जिम्मेदारी को, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाया जाए। मैं सलाम करता हूं पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब साहब को कि उन्होंने इस नाजुक वक्त में इतना सब कुछ ख्याल किया और कौम मिल्लत और देश हित के लिए फैसला लिया। आज मैं जो आपको ये ग्राउंड्स और सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपने देखा होगा 31 तारीख से हम ये क्यों गए सुप्रीम कोर्ट, ये सुन लीजिए। 31 तारीख से आज 16 तारीख हो गई। 16 दिन के अंदर इतना जहर घोला गया है। 16 दिन के अंदर निजामुद्दीन मरकज पर इतने इल्जाम लगाए गए हैं। 16 दिन के अंदर मुसलमानों पर इतने इल्जाम लगाए गए हैं। 16 दिन के अंदर इस देश के भाईचारे को खत्म करने का, कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया है, साजिश रची गई है। हमसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, यह राष्ट्र आपदा का समय है, जहां पूरे देश को एक साथ खड़े होकर के इस महामारी का मुकाबला करना चाहिए था। चंद लोगों की गलती की वजह से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और वो गोदी मीडिया के बकवास करने की वजह से आज देश में कई गरीबों को जान से हाथ धोना पड़ा। कई लोगों की मौत हुई। सब्जी वालों का बायकाट, बहिष्कार किया गया गरीबों का। और आप देख लीजिए, एक हमारे पास भी आरएसएस का जोकर आया, ये मुस्लिम नाम की आईडी चला रहा है, इसको ब्लॉक करवाइए। ये कह रहे हैं कि कुछ करते भी हो क्या या सिर्फ बोलते हो। अरे बाबू देखो, अपने, अगर तुम कांग्रेसी हो तो अपने राहुल गांधी से पूछो क्या किया निजामुद्दीन मरकज मामले में।
नहीं तो अगर नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हो तो उससे पूछो कि क्या किया। लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बता दिया है, और किन मुद्दों पे पूरी जानकारी दूंगा वो हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब जब भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखा जाएगा, जब जब हमारे इदारों की तरफ, जब जब हमारे बड़ों की तरफ, जब जब हमारे समाज की तरफ आंख उठाकर देखा जाएगा, जब जब समाज को बांटने का प्रयास किया जाएगा, जब जब देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाएगा, हम आगे आकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, हम उससे मुकाबला करेंगे। आपने 1 महीने तक तमाम लोगों ने मिलकर क्या किया? ये सरकार का प्रवक्ता रोज 4 बजे आता था और 4 बजे आकर के कहता था कि 1000 कोरोना पेशेंट मिले, उनमें से 100 तबलीगी जमात के हैं। यह गैर संवैधानिक है, इस बात का जिक्र किया है। यह गैर संवैधानिक है। जब देश महामारी से जूझ रहा है तो पीड़ित या मरीज जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसका धर्म बताने की इजाजत संविधान नहीं देता। यह उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आर्टिकल 21 के खिलाफ वर्जी की गई है, जिसको हम लोगों ने ग्राउंड बनाया है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी जो है उसको छीनने का प्रयास किया गया है, और जिसका गलत इस्तेमाल किया गया है वो तमाम तथ्य हमने उस याचिका में रखे हैं। आपने देखा होगा, मैं वो सारे केस याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं टेक्निकल, क्योंकि कल मुझे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था, धमकी दी थी जब हमने कहा कि हम कल याचिका डालेंगे, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा? उसने हमको धमकी दी कि इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं हम क्यों फाइल किए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुन ले, हमको तो धमकी देने से हमारे हौसले को कमजोर नहीं कर सकता। हमारी लड़ाई इंसाफ की है, हमारी लड़ाई भारत के भाईचारे को बचाने की है। ये मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, उसका मतलब मैं आपको फिर बताऊंगा। द petitioner therefore willing filing the present writ petition under Article 32 of Constitution of India on the following among the grounds which are taken without prejudice on matter। याना कि संविधान का आर्टिकल 32 पढ़ ले बीजेपी के लोगों। आज तुमने बहुत इल्जाम लगाए, तुमने कहा कि जमातियों ने थूका, हमने बर्दाश्त किया। तुमने कहा जमातियों ने हत्या कर दी, हमने बर्दाश्त किया। तो अब तो हद ये हो गई। पहले मौलाना साद साहब, मरकज निजामुद्दीन, उनके बहाने से पूरे मुसलमानों को टारगेट किया। हद तो ये हो गई कि बांद्रा में रेलवे स्टेशन पे लोग इकट्ठा हुए तो रजत शर्मा, ये अपने आप को कोई हेड बताने वाला, इंडिया टीवी का रजत शर्मा, और कई चैनल, न्यूज नेशन वाला वो है दीपक चरसिया, वो चरसिया और ये दोनों मिलकर कहे कि मस्जिद की वजह से मस्जिद पे भीड़ इकट्ठा हो गई। हमने कहा बर्दाश्त नहीं होगा। जब कल मौलाना साद साहब के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया, इनडायरेक्टली मर्डर का मुकदमा इनडायरेक्टली जब दर्ज किया, तो फिर हमने यह फैसला किया कि अब बर्दाश्त के बाहर बात है। इस राष्ट्र आपदा में अगर कोई तोड़ने की बात करेगा तो इस राष्ट्र आपदा में देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश के भाईचारे की रक्षा के लिए हमें यह फैसला लेना होगा और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को यह आगाह करना होगा कि अब वक्त आ गया है कि जो इस तरह का कृत्य करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपको आज जो बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं कि हमने क्या क्या आधार बनाया है और क्या क्या हमारी जो पिटीशन है, आप एक एक शेयर कर दें सभी साथी। जब तक मैं आपको ये पिटीशन की कॉपी जो मेरे हाथ में थी वो मैं पढ़ करके भी कई उसके पॉइंट बताऊंगा, आप सभी साथी शेयर कर दें। किसको हमने इसमें पार्टी बनाया वो भी आपको हम बता देंगे।
आप सभी साथी एक एक शेयर कर दें। ये जो फाइल है ये किसके खिलाफ डाला है पहले ये मैं आपको बता दूं, फिर तसल्ली बख्श तमाम चीजों पे चर्चा हो जाएगी। और अगर आप लोग एक एक शेयर कर देंगे तो 10,000 लोग हमारे साथ सीधा जुड़ जाएंगे और ये खबर रूबिका लियाकत, रजत शर्मा और दीपक चरसिया उन सब तक पहुंच जाएगी कि तुम ये समझते हो कि एसी के कमरे में बैठकर देश को बांट दोगे, तुम ये समझते हो कि तुम निजामुद्दीन मरकज को बदनाम करने के लिए बकवास करोगे, तुम ये समझते हो कि देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बदनाम करके दलित भाइयों के, यादव भाइयों के, जाटव भाइयों के, प्रजापति भाइयों के, पाल भाइयों के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर दोगे। तो याद रखो अभी पीस पार्टी है, डॉक्टर अयूब साहब है, हम लोग बाकी हैं, हम तुम्हारी एक एक कृत्य के खिलाफ मुकदमा दाखिल करा करके तुमको सुधीर चौधरी जैसे जेल गया था ना, तुम्हारे खिलाफ भी वही काम कराना हमारा लक्ष्य होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पिटीशन हम लोगों ने दाखिल की है, एक तो भारत सरकार को इसमें पार्टी बनाया है। भारत सरकार को क्यों बनाया है? भारत सरकार को इसलिए बनाया कि भारत सरकार ने धर्म के नाम पर आंकड़े दिए जो गैर संवैधानिक है। भारत सरकार ने धर्म के नाम पर मरीजों के, पीड़ित लोगों के आंकड़े दिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। और जो भी गैर संवैधानिक काम करेगा, चाहे वो देश का गरीब हो, मालदार हो, कोई भी हो, गैर संवैधानिक काम अगर नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाकर मुकदमा हम दाखिल कराएंगे, क्योंकि हम देश की परवाह करते हैं, जान की परवाह नहीं करते, न तुम जैसों से डरते हैं। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिनकी जिम्मेदारी है ये ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करना। तीसरा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, कि प्रेस काउंसिल जो भारत सरकार के अधीन आती है, इसको बनाया क्यों गया है? क्या कुछ भी उल्टा सीधा आएंगे? कोट पैंट पहनकर, हाथ में कागज लेकर, सामने स्क्रीन पर पढ़कर कि तबलीगी जमात के लोगों ने इलाहाबाद में कर दी हत्या, फिर इलाहाबाद पुलिस कहती है ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जनता के दिल में, उस गरीब यादव के दिल में, गरीब प्रजापति, गरीब पाल, गरीब सैनी, गरीब मौर्य, गरीब कोरी, गरीब जाटव, गरीब यादव, गरीब वैश्य, इन सभी लोगों के दिल में तो तुमने नफरत पैदा कर दी। तुमने यह बता दिया कि यह कोरोना मुसलमानों ने फैलाया है। आज शादाब चौहान बताएगा कि कोरोना किसने फैलाया है। आज शादाब चौहान बताएगा कि कोरोना किसने फैलाया है। और इसलिए बताएंगे कि तुमने इल्जाम लगाया, तुमने देश को तोड़ने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा। एसी के कमरों में बैठ करके आइडियोलॉजिकल टेररिज्म फैलाने वाले पत्रकारों, तुमने सरकार की चाटुकारिता के समुद्र में डूबकर देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। क्या तुम्हें यह इस बात का अंदाजा है? और मेरा यह विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत कोरोना वायरस से तो लड़ लेगा, इस राष्ट्र आपदा से तो निकल जाएगा, इस महामारी से तो मुकाबला कर लेगा। लेकिन जो जहर समाज में यह मीडिया घोल रहा है, वो जहर सदियों तक खत्म नहीं होगा, जिसका नुकसान हमेशा देश को होता रहेगा। इस नुकसान को बचाने के लिए राष्ट्र हित में पीस पार्टी ने ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जो कागज, जो फाइल मेरे पास है, वो राष्ट्र हित में इसलिए फैसला लिया क्योंकि गुजरात में चंद 400 लोग इकट्ठा होते हैं, 400 लोग इकट्ठा होकर के भाषण देते हैं कि हम लोग मुसलमानों से का आर्थिक बहिष्कार करते हैं। क्या ये लोग देशद्रोही नहीं है? या ये लोग आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं? ये आतंकवाद की श्रेणी है जो एसी के कमरे में बैठ करके भारत के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इन्हें यह लगता है कि सोशल मीडिया पे उठी हुई हर आवाज को दबा दिया जाएगा, लेकिन अब बताना होगा कि हमारी आवाज देश की हिफाजत के लिए है, हमारी आवाज देश के सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए है, हमारी आवाज नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि नफरत को खत्म करने के लिए है। हमारा इतिहास, हमारी पार्टी का इतिहास भाईचारा कायम करना है। और उसके बाद दिल्ली के एक इलाके में एक शख्स की हत्या इसलिए हो गई कि वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता था। यह इल्जाम लगाया कि तुम कोरोना फैला रहे हो और उनकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के अंदर
मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को सब्जी देने से मना कर दिया गया। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक लड़के को, एक नौजवान को इसलिए मारा गया कि वो सब्जी बेच रहा था और वो मुसलमान था। ये कौन लोग हैं? ये बौद्धिक आतंकवादी लोग हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि राष्ट्र आपदा में आओ सब मिलकर साथ लड़ें, और अगर सब साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो ये एसी के कमरों में बैठकर नफरत फैलाने वाले जोकर, ये नफरतबाज उस पूरी मुहिम को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, अपनी याचिका के एक साथी शेयर और कर दें। अब ये समझ लीजिए कि हमारी बात सीधे रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, दीपक चरसिया, सुधीर चौधरी और अर्नब अर्नब गोस्वामी बोलते हैं, उस तक जाएगी ये बात मुझे यकीन है, क्योंकि ये लोग नजरें गड़ाए रखे कल से पूरे ट्विटर पर मेरी उस वीडियो को ट्वीट किया, बाकायदा सारे प्रदेशों की पुलिस को मेंशन किया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, कि कहा कि कार्रवाई करिए। अरे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट जाना गुनाह हो गया? अरे तुम मुझसे कौन कौन सा अधिकार छीनना चाहते हो? याद रखिए कि कोई अधिकार तुम नहीं छीन सकते जब तक जिंदा रहेंगे। भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए, भारत के मजदूरों, गरीबों, किसानों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। तुम्हारी ये अहंकारी सरकार हमको, हमारी हत्या तो करा सकती है, लेकिन ये अहंकारी सरकार ना आवाज रोक सकती है, ना इस राष्ट्र आपदा में राष्ट्र सेवा करने से हमको रोक सकती है। ये राष्ट्र सेवा है जो हम कर रहे हैं। ये देखिए, सेकंड ग्राउंड में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के लोग जो सुन रहे हो वो भी सुन लें, और जो सरकार के लोग नहीं सुन रहे उन तक भी बात चली जाए। अंग्रेजी में है, उसका मतलब मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। For that, it's further summarized that is state's duty to give equal protection of the law to all persons in India under Article 14 of the Constitution by not taking action against the media to maintain communal harmony in such a critically sensitive time for the country. The respondents have fulfilled their duty under the Constitution. इसका क्या मतलब है? ये हमारा ग्राउंड नंबर 2 था जो मैंने आपको बताया फोल्ड करके। ग्राउंड नंबर 2 था कि इसका मतलब हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब लोग सवाल आपसे करें कि पीस पार्टी ने क्यों याचिका दाखिल की, तो बताना कि देश हित के लिए की, देश के सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए फैसला लिया था। इसमें कहा गया है कि बराबरी के अधिकार देना आर्टिकल 14 बताता है, और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। कोई इसमें बड़ा छोटा, काला गोरा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। और मीडिया ने जो भेदभाव किया, हर चीज को मुसलमानों से लिंक किया, वीडियो फर्जी आए, जितने भी ट्वीट्स बहुत सारे किए, जिसको खुद यूपी पुलिस ने कैंसिल किया, यानी कि उसका बायकॉट किया, बहिष्कार किया, रिजेक्ट किया। उसके बाद भी ये लोग लगातार ये नफरत जब फैलाते रहे और उसमें भारत सरकार इनको कंट्रोल करने में नाकाम रही, तो जो भारत में नफरत जो फैली, जितनी भी ये हत्याएं हुई हैं, जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा रूबिका लियाकत और सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया और रजत शर्मा पे भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि जब मौलाना साद पर यह मुकदमा इसलिए दर्ज हो सकता है कि ऐसा होगा कि वो इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं, तो अगर मीडिया नफरत ना फैलाता, मीडिया झूठी खबरें ना चलाता, मीडिया निजामुद्दीन मरकज के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर ना घोलता, इस्लामी फोबिया का शिकार हो करके वार अगेंस्ट इस्लाम ना करता, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ने की बात ना करता, तो मुझे यकीन है कि पूरे भारत में कोई भी सब्जी वाले का बहिष्कार ना होता, उस तबलीगी जमात के शख्स हमारे भाई की हत्या नहीं होती। और तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि यह समय गुजर जाएगा और तुम सब कुछ सही हो जाएगा? यह महामारी बहुत खतरनाक है और इसकी तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है। राशन के लिए दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं,
महाराष्ट्र में, बंबई में लोग तड़प रहे हैं, गुजरात सूरत में तड़प रहे हैं, बिहार के कई मामला सामने आए, उस पर सरकार बोलने तैयार नहीं है। संबित पात्रा, जबान पे ताले लगे हुए हैं देश के मसले पर। और आपको मैं एक जानकारी और भी दे दूं कि भारत के पास सिर्फ 1 लाख बेड है। इसीलिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन का पालन करें, खुद सेहत का ख्याल करें, वरना सरकार के पास इतना नहीं कि 1 करोड़ वेंटिलेटर है या 1 करोड़ बेड है कोरोना से लड़ने के लिए, न वैक्सीन है और राशन की समस्या भी खड़ी हो चुकी है। इसीलिए कह रहा हूं कि घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस नाजुक समय में ये नफरत जो इन लोगों ने फैलाई है, इसका असर निचले तबके पर यानी कि समाज में बहुत खतरनाक हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सच्चाई तो पता चले कि भैया अब एक बात बताइए कि निजामुद्दीन मरकज के लोग तो बाहर जाना चाहते थे, आपने जाने नहीं दिया, आपने पास नहीं दिया और इल्जाम लगा दिया ये छिपे हुए हैं, ये आतंकवादी हैं, ये कोरोना बॉम्ब है, ये कोरोना कैरियर है, ये कोरोना जिहाद है। खूब मीडिया ने दिन रात चलाया। ऐसा लगता है कि रात को रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप और रजत शर्मा, दीपक चौरसिया के सपने में जब रात को ये सोते हैं, भारत की संस्कृति नहीं बची है। इनके जहनों में सियासी गोबर भर चुका है, नफरत नामी नफरत का गोबर इनके दिमाग में भर चुका है। और इस नफरत के गोबर का एक इलाज है और उस गोबर का असर इन्होंने जनता पे निकालना शुरू किया है, वो झूठ फैलाया है। तो ये एक काम ये है कि आप ये बात जनता तक पहुंचाएं, प्लीज शेयर। इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता तक पहुंचाएं ये बात। दूसरा पॉइंट कि वो जो जाना चाहते थे उनको कह दिया ये छिपे हुए हैं, ये आतंकवादी हैं, कोरोना बॉम्बर हैं, कोरोना जिहादी हैं। और जो बाहर निकल गए उनको क्या कहते हैं मजदूरों को कि वापस घर में चले जाओ। जो घर में रुके यानी कि जहां है वहीं पे रुके वो भी गुनाहगार, जो बाहर आ जाए वो भी गुनाहगार। ये क्या है जी? मीडिया वालों, सब कुछ आप ही तय करोगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस राष्ट्र आपदा में इनको जहर उगलने की अनुमति कैसे दे रही है? देश टूट जाएगा प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और मेरे देश को, उसके सामाजिक ताने बाने को बचाना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये मजदूर कौन है? मजदूर, मैं आपको बताऊं मजदूरों की क्यों नहीं सुन रहे। अभी चलिए कुछ पॉइंट इसके बचे हैं, मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ज्यादा समझ रहा हूं कि ये बता दूं कि मोदी जी और अमित शाह जी मजदूरों की फिक्र क्यों नहीं कर रही सरकार? क्यों उनके खाते में 7,500 या 10,000 रुपए नहीं डाल रही जो 15 लाख का वादा किया था? क्यों उनके राशन का इंतजाम नहीं कर रही? और क्यों बंबई, सूरत, दिल्ली के लोग मजदूर भाई क्यों सड़क पाने पे मजबूर है, या आनंद विहार के लोग? अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने वैश्य धर्म जिसको बनिया कहते हैं, बनिया धर्म का पालन नहीं किया। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जो जाति है ये वैश्य है। वैश्या नहीं कह रहा, वैश्य कह रहा हूं, यानी कि बनिया जाति से आते हैं, उसकी उपजाति मोदी है जो बाद में इन्होंने कंक्लूड किया। और ये एक भारत के अंदर इस जाति के और ब्राह्मण जाति के मजदूर सिर्फ 2 या 3% लोग आपको मिलेंगे। अदरवाइज ये सब लोग उच्च नौकरियों पे हैं। और जो मजदूर है वो कौन है? वो पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं। सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो दलित है, पाल है, प्रजापति है, सैनी है, मौर्य है, आपका राजभर है, चौरसिया है और कुछ और जाति, यादव, जाटव, गुज्जर ये हैं, या सिख समुदाय कहीं जॉब करता है। ये लोग ज्यादातर मजदूर हैं और इनको नीच माना जाता है, बिछड़ी जाति कहा जाता है। और इसीलिए, शायद इसीलिए इनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अब ये ऊंच नीच नहीं मानते। हमारी नजर में भारत का हर एक नागरिक हमारा बराबर का भाई है
और मैं तो कहता हूं, मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं कि इस देश में जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को है, उतना ही अधिकार जंगल में बसने वाले मेरे आदिवासी भाई को है, उतना ही अधिकार रिक्शा चलाने वाले मेरे पाल समाज के भाई को है, जितना अधिकार अमित शाह जी को है, उतना ही अधिकार इस देश में बसने वाले प्रजापति समाज, मौर्य समाज, सैनी समाज के मेरे गरीब भाइयों का भी उतना ही अधिकार है। अब देश को ऊंच नीच में बंटने का नहीं, अब बराबरी की बात होगी, अब झुककर बात नहीं होगी। अब पाल समाज भी सीना ठोक कर सवाल करेगा और उनके साथ शाना बशाना पीस पार्टी और हम प्रजापति समाज, पाल समाज, मौर्य समाज, कश्यप समाज, चौरसिया समाज, राजभर समाज, जाटव समाज, आदिवासी समाज, यादव, सबकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, नेतृत्व करेंगे। इंसाफ करने के लिए हम आए हैं। हम न जुल्म अब बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ये मीडिया जहर घोलेगा। अब ये सच्चाई हम बताएंगे कि गरीब मजदूर मेरे देश के भाइयों, आपके मुद्दों को भटकाने के लिए मुसलमानों को आड़ बनाया जाता है। ये देखिए, मैं कैमरे के और अपने बीच में ये एक दीवार मैंने खड़ी कर दी। अब ना आप मुझे देख सकते ना मैं आज आपको देख सकता, ये दीवार खड़ी कर दी मैंने, ये कागज के रूप में। तो ये मीडिया जो है मुसलमानों का नाम लेकर जो नफरत फैला रहा है, ये एक तरह गरीब है, ये सरकार है। गरीब और सरकार के बीच में ये दीवार खड़ी करनी चाहती है नफरत की, धर्म के नाम पर बंटवारे की, जो गरीब अपनी भूख का मुद्दा, देशहित के मुद्दे भूल जाए और ये फालतू बकवास मुद्दों में अटका दिया जाए। आज ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी को लगता था, कई लोगों को लगता था कि कोई हिम्मत नहीं करेगा इस वक्त सरकार से सवाल करने की, कोई हिम्मत नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट जाकर के अधिकारों की बात करने की, कोई हिम्मत नहीं करेगा बड़े बड़े टीवी एंकर्स के खिलाफ ये कदम उठाने की। लेकिन हमने बता दिया, पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब साहब ने, हम लोगों ने जो फैसला किया सदर मोहतरम के हिदायत पर, हमने ये बता दिया कि चाहे ताकत किसी की भी हो, चाहे हुकूमत कितनी भी ताकतवर हो, चाहे तख्त पर बादशाह किसी भी तरह का हो, यहां तक कि अगर फिरौन भी अगर तख्त पे हो, तो अपने देश के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने वजूद के खिलाफ एक अल्फाज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर तरह की संवैधानिक लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। क्या मेरे भाई, शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। और जो तुमने इल्जाम लगाए थे, एक एक इल्जाम का 4-4 बार जवाब दे चुका हूं। निजामुद्दीन वालों ने लिख के दिया हम जाना चाहते हैं, आपने परमिशन नहीं दिया। वो अगर टेस्ट कराना भी चाहें तो ये बताइए एक दिन में कितना टेस्ट कर सकते हैं आप? उनके अगर हर जिले में 500 लोग रोज आने लगे तो बताए गृह मंत्रालय कि आप टेस्ट कर पाओगे? एक तरफ आप कहते हो कि आनंद विहार के मजदूर जहां हैं वहां रहें, अगर निजामुद्दीन के लोग जहां थे वहां रहे तो गुनाहगार हो गए। तुम्हें लगता था कि आपस में ये कौम लड़ जाएगी। 3 तलाक पे इन्हें लगा था कि आपस में मसलक के नाम पर लड़ जाएंगे, इस पर इन्हें लड़ा, ये भी मसलक के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लड़ जाएंगे। इन्हें नहीं मालूम था कि ये 1992 भी नहीं है, ये 1947 भी नहीं है, ये 2013 भी नहीं है, 2002 भी नहीं है, 1993 भी नहीं है, ये 2020 है। और 2020 में, इस 21वीं सदी में हम लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के अधिकारों के लिए, अपने देश की एक सामाजिक ताने बाने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। झुकने का वक्त नहीं है। हम दुश्मनों को, देश को बांटने वालों को झुका करके दम लेंगे। अब आज ये जो कागज लाने का मकसद था, ये खास करके उन लोगों के लिए भी था। ये तबका है जो धमकी दे रहा था हमें कि देखते हैं कैसे फाइल करोगे, और दूसरा तबका था जो ये कह रहा था अखिलेश यादव जी के लोग, राहुल गांधी जी के लोग, मायावती जी के लोग और लालू यादव जी के लोग, केसीआर जी के लोग, चंद्रशेखर रावण के लोग, वो लोग ये कह रहे थे कि बताइए
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हो गया सो हो गया। ये कह रहे थे अरे क्या है ये, कोई सामने आकर के बयान तक नहीं दिया। फोन पे कहते थे भाई आप ही कुछ कर लीजिए। हमने कहा हाँ हम तो करेंगे, हमें वोट की परवाह नहीं, इंसाफ की परवाह है। हम सियासत सेवा के लिए करते हैं, और सेवा किस धर्म जाति संप्रदाय की करनी पड़े उसका कोई हमारे यहां वैल्यू नहीं। हमारा मकसद इंसानियत की सेवा, समाज में सद्भाव कायम करना हमारा लक्ष्य है। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम हर रास्ता अपनाएंगे, हर संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी तरीके से साथ देते रहिए, दुआ करिए, अपने अपने धार्मिक अकीदे के हिसाब से, अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के हिसाब से, जो भी आपका धर्म है उस हिसाब से ईश्वर से, परमात्मा से, खुदा से, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा इस बीमारी से इस देश को नहीं पूरी दुनिया को निजात दे दे। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ रही है, पूरी दुनिया परेशान है। 1.25 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी, 20 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके। लेकिन भारत का मीडिया, ये मोहतरमा रूबिका लियाकत, ये खूबसूरत जुल्फों को ऐसे हिला करके, ये श्वेता, ये अंजनाम कश्यप, ये दीपक चौरसिया, ये अदाएं दिखा दिखा करके हर चीज में से कुत्ता मर गया तबलीगी जमात जिम्मेदार, मक्खी मर गई मुसलमान जिम्मेदार, मोदी जी ने गमछा ऐसे क्यों बांधा, ऐसे क्यों नहीं बांधा, तबलीगी जमात जिम्मेदार। तब मोदी जी ने 40 दिन का चिल्ला लगा करके लॉकडाउन क्यों किया, मौलाना साद साहब जिम्मेदार। भैंस ने दूध कम दिया, शादाब चौहान जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि अगर इस देश में मक्खी उड़ जाए तो भी शादाब चौहान जिम्मेदार, कुत्ता मरे शादाब चौहान जिम्मेदार, भैंस दूध न दे शादाब चौहान जिम्मेदार। मोदी जी 10 मिनट क्यों बोले, 11 मिनट बोलना चाहिए था, तबलीगी जमात जिम्मेदार, डॉक्टर अय्यूब साहब जिम्मेदार। ये एक मिजाज बना दिया। कभी एक ये ना कह दे, मैं बड़ी माजरत के साथ जस्ट फॉर लाइटर मूवमेंट कह रहा हूं, नॉट फॉर सीरियस कंसर्न, अगर ये ना कह दे कि मेरा जो बच्चा हुआ इसके लिए भी शादाब चौहान जिम्मेदार। अब इनका कुछ नहीं मालूम, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी बोल बोल के। ये जब 40 अप्रैल कह सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर 40 अप्रैल कह सकते हैं, अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी कह सकते हैं, एक रिटायर्ड जनरल RWA के अध्यक्ष को मरा हुआ घोषित कर सकते हैं, तो टीवी पर भी कह सकते हैं जो हमारा बच्चा हुआ इसके लिए जिम्मेदार शादाब चौहान है। नहीं मालूम? तो मैं आपसे, पत्रकार बंधुओं से, मैं आपसे भी कह रहा हूं, देश की फिक्र करिए, देश की। आज जो तुम नफरत बो रहे हो ना, कल आपके बच्चे यही फसल काटेंगे। आपके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे ना, जब आपके बच्चे समाज में जाएंगे, एसी के कमरे से बाहर निकलेंगे, पता नहीं, ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे, हो सकता है कि कोई नफरत का ठेकेदार, कोई देश का दुश्मन उनकी लाश को नफरत के नाम पर इकट्ठा करके मारकर उनके तुम्हारे घर भेज दे। क्या गुजरेगी तुम पर, रजत शर्मा जी और दीपक चौरसिया और तमाम पत्रकार लोगों, इस तरह की पत्रकारिता करने वालों को मैं मुखातिब हूं, तुम्हें क्या गुजरेगी जब तुम्हारे बच्चे को धर्म के नाम पर अगर हत्या कर दी जाए, अगर कोई गुंडा, कोई जालिम ये हरकत तुम्हारे बच्चे के साथ करे तो क्या गुजरेगी। दिल में दर्द पैदा करो, देशभक्ति पैदा करो, यही देशभक्ति है। यही देशभक्ति है कि भारत में अगर कोई मां अपने बच्चे के लिए राशन और दूध मांग रही है तो उसके दुख में शामिल होना और उसकी मदद करना ही देशभक्ति है। गरीब के परेशानी में शामिल होना ही देशभक्ति है। सिख समुदाय जो काम कर रहा है, मैं उनके जज्बे को सलाम, लंगर से लेकर तमाम जो काम कर रहे हैं। और मैं सोनिया गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ईसाई धर्म की यही शिक्षा है कि आप, सरकार नफरत फैला रही है, मीडिया नफरत फैला रही है, लेकिन आपने भी ईसाई धर्म का पालन नहीं किया। सोनिया गांधी जी कि आप ये कहती कि जो ये मीडिया नफरत फैला रहा है हम इसका बहिष्कार करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सोनिया गांधी जी आपको जाना चाहिए था। 70 साल वोट हमारे लोगों ने आपको दिया है। सुप्रीम कोर्ट अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तो बहन कौर मायावती जी को जाना चाहिए था। लेकिन ये वक्त है अपने और गैर को पहचानने का। ये लोगों को देश से मतलब नहीं, राष्ट्र से मतलब नहीं, गरीब से मतलब नहीं, इनको सिर्फ हमारे वोट से मतलब है। और आज पूरे देश में अगर कोई खड़ा हुआ है,
पूरे देश के अंदर अगर कोई खड़ा हुआ है, मुझे गर्व है, फख्र है कि हमने इतनी जुर्रत और हिम्मत की है, डॉक्टर अय्यूब साहब ने इतनी जुर्रत और हिम्मत हमने की है कि हम सरकार के सामने या किसी दूसरे के सामने झुके नहीं हैं। जहां कदम सही उठाए हैं तो तायीद की है, अगर सरकार ने कदम देश हित में नहीं उठाए तो सीना ठोक कर उसका मुकाबला किया है। चाहे बाबरी मस्जिद की क्यूरेटिव पिटीशन का मामला हो, पूरे देश में पहली क्यूरेटिव पिटीशन बाबरी मस्जिद के मामले में हमने डाली, आज भी वो पेंडिंग है। सीए का मामला आया, कानून बनने के बाद सबसे पहले पिटीशन हमने डाली, हम उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। लेकिन अब साथ में खड़ा होना होगा, ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। इतिहास बताता है, तारीख बताती है, कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। उस लड़ाई को जीतने के लिए समान विचारधारा के, इंसानियत पर भरोसा रखने वाले, भारत के सांस्कृतिक ताने बाने पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर के भारत को मनुवादी मानसिकता से आजाद कराना होगा। और वो तभी मुमकिन होगा जब सरकार हमारी होगी, जब सरकार हमारी होगी। और सरकार बनाने के लिए, वजूद बनाने के लिए मेहनत और संघर्ष करने के लिए अब तैयार होना होगा। नहीं तो ये नहीं मालूम कि कितनी परेशानी आने वाली है। ये लोग बार 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 षड्यंत्र रच रहे हैं। कई जगह पर तबलीगी जमात के लोगों के साथ बेहुरमती की गई। हमने अधिकारियों से बात की तो ये बात आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सबके दिल में नफरत पैदा कर दी मीडिया ने। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला किया है कि आज पीस पार्टी वहां गई, सुप्रीम कोर्ट, वहां जाकर के हमने ये याचिका दाखिल की और उच्चतम न्यायालय को यह कहा कि यह बहुत सीरियस मसला है मान्यवर। ये कोई उमाशंकर सिंह है, अरे रूबी का लियाकत से फेस टू फेस डिबेट, अरे उसकी हिम्मत नहीं है मेरे शादाब चौहान से डिबेट करे। अगर आप उसके भक्त हैं तो ये मेरा वीडियो कट करके ना अपनी मोहतरमा, अपनी मैडम को, जिसकी आप चैनल को पसंद करते हैं, मोहतरमा रूबी का लियाकत को पहुंचा दो। शादाब चौहान डिबेट के लिए तैयार है और दीपक चौरसिया से भी तैयार है, क्योंकि शादाब चौहान अंसार रजा की तरह सरकारी दलाल नहीं है। छुपकर बात नहीं करेगा, सबूत, तथ्य और राष्ट्र हित में बात करेगा। जो भी बात करेगा देश के सामाजिक समस्या को बनाने की बात करेगा, बिगाड़ने वाली बात नहीं करेगा। और उनसे जिस भाषा में वो समझेंगे उस भाषा में हम बोलना जानते हैं। तो मैं आपसे वही इसी को लेकर के आज हम गए सुप्रीम कोर्ट से, हमने यही कहा, यही पिटीशन के जरिए कि देखिए, अगर इस नाजुक वक्त में देश हित में ये बड़े फैसले न लिए गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। देश को बिखरने से बचाना है इस राष्ट्र आपदा में। और ऐसी घटनाएं पूरे देश में घटने लगी हैं जिसकी जिम्मेदार गैर इरादतन हत्या का मुकदमा, मैं तो कहता हूं कि रूबी का लियाकत हो या उस नफरत की पत्रकारिता जिस भी पत्रकार ने की, जिसने नहीं की, हम उसके समर्थक हैं। कोई भी हो, चाहे अगर कोई अच्छा पत्रकारिता, फ्रेश जर्नलिज्म करता है, हम उसके समर्थक हैं। हम पत्रकारिता के खिलाफ नहीं, हम पत्रकारों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। पीस पार्टी पत्रकारों के खिलाफ नहीं है। पत्रकार भाइयों से हमारा हमेशा संबंध रहा है, हमेशा वो हमारा, हम उनका सम्मान करते रहे हैं। लेकिन हम उनके खिलाफ हैं जो पत्रकारिता के नाम पर सरकार की चाटुकारिता करते हैं, हम उनके सिर्फ खिलाफ हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचा दें। और ये जो वीडियो आप शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये उन तक नहीं पहुंचता है। ये रजत शर्मा के इंडिया टीवी वाला जो है ना, आपकी अदालत वाला, उसकी अदालत में भी पहुंच जाता है, दीपक चौरसिया तक भी पहुंच जाता है। फेसबुक सबके पास है। आजकल नरेंद्र मोदी भी फेसबुक पे ही बात करते हैं। आजकल आज राहुल गांधी ने भी फेसबुक पे ही बात लिखी, लेकिन अफसोस मौलाना साद साहब के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, निजामुद्दीन मरकज के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। हमें उम्मीद भी नहीं है तुम जैसों से। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से खुद लड़ेंगे और ये बताएंगे कि पूरे प्रकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है और नफरत फैलाने के लिए मीडिया जिम्मेदार है। इसमें कोई कृत्य, कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो आपसे गुजारिश है, इसको शेयर करें। आपका शेयर इस बात को, सच्चाई को जनता तक लेकर जाएगा, जिससे कि हमें भी एक ये उम्मीद बनेगी कि जो लड़ाई हम लोग जान हथेली पे रखकर, तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए हम जो ये संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष में हमारी कौम, हमारा देश हमारे साथ है। तो हमें भी हौसला मिलेगा जालिमों से टकराने का कि जालिम कितना भी ताकतवर हो, उसके सामने ये सर झुकने ना पाए। यही हमारा कर्तव्य होगा। जय हिंद, जय भारत।